नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। ये DLLantop.com का न्यूज रूम है, जहां से लगातार हम आपको न सिर्फ चुनावी नतीजे बता रहे हैं बल्कि विश्लेषण भी कर रहे हैं। नौजवानों का क्या सोचना है, हम लोगों का क्या सोचना है, जो जमीन पर रिपोर्टिंग करने गए, कौन से फैक्टर्स कहां पर हावी रहे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ बड़ी खबरें सुन लीजिए। शहर दक्षिणी, बनारस दक्षिणी की सीट, जहां पर लग रहा था कि नरेंद्र मोदी का जादू पूरे देश में चल रहा है, खुद उनके अपने लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं चल रहा है। यहां पर श्यामदेव दादा का टिकट काटा गया था और उनकी जगह डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को टिकट दिया गया था। कहा गया कि बहुत नाराजगी है लोगों में। हालांकि हम जब फील्ड में गए तो मैं बार बार अमित जी से और सब लोगों से कह रहा था कि मैंने जिनसे भी बात की, आप भी बोले कि जिन लोगों से बात की वैसी नाराजगी नहीं दिख रही। अफसोस है, कोई ऐसी नाराजगी नहीं। राजेश मिश्रा बस कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के सदस्य रहे, सांसद रहे बनारस से 2004 से 2009 के बीच। 9 से 14 यहां से मुरली मनोहर जोशी चुनाव जीते थे, उनको यहां से टिकट दिया गया सपा कांग्रेस की तरफ से। शुरुआती दौर में 6000 की लीड लेके आगे थे वो नीलकंठ तिवारी से, लेकिन अब जिसको कहते हैं मेज पलट चुकी है। क्या है अभी रुझान? करीब 8000 वोटों से नीलकंठ तिवारी आगे हो चुके हैं। नीलकंठ तिवारी अब 8000 की लीड तो बड़ी लीड है, काफी बड़ी लीड है। और अब लगभग आगे के रुझान। हाँ, क्योंकि पहले बहुत पीछे थे और उसको कवर करके इन्होंने 8000 14,000 का गैप पाटा। बिल्कुल 14,000 का लिया है। ये एक बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी के लिए बहुत सारी आलोचनाएं की जा रही थी कि साहब प्रधानमंत्री हैं, 3 दिन से संसदीय क्षेत्र में लौटे हैं, इतने रोड शो करने की जरूरत पड़ रही है। यूपी तो छोड़िए, बनारस हार रहे हैं। बनारस की शहरी और ग्रामीण मिला के 8 विधानसभाएं, 8 की 8 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी, अपना दल सोनेलाल और भाजपा यानी कि बीजेपी गठबंधन 8 की 8 सीटों पर बड़ी बढ़त के साथ आगे है। शहर दक्षिणी की सीट फंसी हुई बताई जा रही थी। अजगरा की सीट, मैं आपसे सुबह कह रहा था कि भाजपा के मुताबिक या और वहां के फीडबैक के मुताबिक 7 सीटें तो क्लियर हैं, अजगरा की सीट फंसी हो सकती है। लेकिन कुलदीप बता रहे हैं कि अजगरा की सीट पर भी बड़ा अंतर है, बड़ा लगभग 19,000 वोटों का अंतर है। 8-0 से क्लीन स्वीप है नरेंद्र मोदी का। पूरी सरकार, पूरा संगठन वहां पे लेटा हो, चूंकि आखिरी चरण में चुनाव था इसलिए उनके पास वो सहूलियत भी थी। फतेहपुर, जहां की रैली में नरेंद्र मोदी ने शमशान या कब्रिस्तान और धर्म देख के बिजली देखने की बात कही थी, 6 की 6 और सीटों पर बीजेपी आगे है। फतेहपुर, जहां से साध्वी निरंजन ज्योति सांसद और मंत्री हैं। दिल्ली का मीडिया, खासतौर पे अंग्रेजी मीडिया, साध्वी निरंजन ज्योति को कैसे खारिज करता है कि शी डजंट नो हाउ टू स्पीक, शी इज द वन हु गिव दैट स्टेटमेंट, रामजादे एंड हरामजादे। साध्वी निरंजन ज्योति को देखने का एक ये तरीका है, एक और तरीका है, मैं बताता हूं क्या तरीका है। हम लोग कालपी से नाव पर बैठे, यमुना नदी पार गई, कानपुर देहात पहुंचे, निषादों का एक गांव, बात करता रहा। ये सारी चीजें मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि हम बना के बोल रहे हैं, वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं, यमुना के बेटे वाला वीडियो। बात करता रहा, गरीब है, दिक्कत है, बाढ़ आई है। नेता कौन है वो राजनाथ सिंह को नहीं जानते हैं, नरेंद्र मोदी को जानते हैं, नोटबंदी से खुश हैं। नेता कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति, क्योंकि वो निषाद हैं जाति से और बिल्कुल गरीब परिवार से उभर के हमीरपुर से 2012 में विधायक बनी और फिर 14 में फतेहपुर से सांसद बनी। 7 में विधायक की हारी भी थी हमीरपुर से। तो ये बीजेपी की वो सोशल इंजीनियरिंग है जो मोदी फैक्टर के अलावा बीजेपी के पक्ष में काम कर गई। क्या है सोशल इंजीनियरिंग? पहली बार एग्रेसिवली जाटों को पोच किया गया। पोच किया गया मतलब एक शब्द है। संजीव बालियान को मंत्री बनाया गया, वेस्टर्न यूपी जीते भी थे। कहा गया कि साहब जाट नाराज हैं। अमित शाह का एक वीडियो ऑडियो बहुत वायरल हुआ, कहा गया कि बागपत में 5 की 5 सीटें जाटों को दे दी गई, इसके बावजूद जाट इनके पक्ष में नहीं है। वो सारे आकलन औंधे मुंह गिर पड़े हैं। एक चीज, यहां से आगे बढ़ते हैं। कल्याण सिंह को ससम्मान पार्टी में वापस लाए। 2014 में उनके बेटे राजवीर को टिकट दिया, वो एटा से सांसद हैं। कल्याण सिंह को उनकी बढ़ती उम्र के चलते राजस्थान का गवर्नर बनाया गया। लोध राजपूत, जो कल्याण सिंह के 1999 में बीजेपी से जाने के बाद से छिटका हुआ था, झुरा एक तरफा बीजेपी के पक्ष में गिरा। तीसरा बड़ा समूह, काची कुशवाहा शाक के वोट, जो ब्रज प्रदेश से शुरू होता है और आपका अवध और पूर्वांचल के कुछ हिस्सों तक जाता है। केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फूलपुर के सांसद। स्वामी प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ के रहने वाले, इलाहाबाद में पढ़ाई की,
डलमऊ सीट से विधायक रहे बसपा के टिकट पर, उसके पहले जनता दल की राजनीति करते थे। फिलवक्त कुशीनगर की पडरौना सीट से विधायक थे, कंफर्टेबल मार्जिन से आगे चल रहे हैं, उनको पार्टी लेकर आई। दो बड़े मौर्य नेता, क्यों? क्योंकि 2012 के चुनाव में केशव देव मौर्य एक थे, महान दल के हैं। महान दल को काछियों की पार्टी कहा गया। यूपी में एक ये नया ट्रेंड शुरू हुआ कि एक खास जाति समूह की पार्टी, जैसे निषाद पार्टी का जिक्र हुआ, जिसके एक कैंडिडेट, जरा वो भी चेक करिएगा, धनंजय सिंह आगे चल रहे हैं कि पीछे मल्हनी सीट से जौनपुर की। तो वैसे ही महान दल के केशव देव मौर्य का उभार हुआ 2012 में। चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन कई सीटों पर उनके 5,000, 10,000, 15,000 जैसे वोट आए, और उनको वापस अपनी सोशल इंजीनियरिंग के दायरे में अपने प्लैंक पर लेके आना एक बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती थी, उसमें भी सफल हुए। पूर्वांचल में राजभर पासी समाज, बीजेपी जो दलितों के अलग अलग सेक्शंस पे काम कर रही है, उन पर काम करने के लिए उनकी पार्टी भाजपा को, सुखदेव राजभर नाम है उनके अध्यक्ष का, कुलदीप जी, भाजपा के ओम प्रकाश राजभर, उनको अपने साथ लेके आए। 8-10 सीटें दी, कुछ सीटों पे ओम प्रकाश राजभर के पास कैंडिडेट नहीं थे, तो भाजपा के कैंडिडेट भाजपा के सिंबल छड़ी पर चुनाव लड़े और जीते। कई जगह कहा जा रहा था कि जहां पर भाजपा के सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं, अपना दल सोनेलाल जिनका कप प्लेट चुनाव निशान है, या फिर जहां पे भाजपा जिसका छड़ी है, वहां पे कमजोर होगा, लेकिन वो आकलन भी गलत साबित हुए हैं। चाहे गाजीपुर हो, चाहे जौनपुर, चाहे मिर्जापुर, चाहे बनारस, चाहे सोनभद्र, इन सभी जगहों पर न सिर्फ बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बल्कि बीजेपी के सहयोगी दल, देखिए बीजेपी 294, अपना दल सोनेलाल 9, 12 सीटें मिली, 9 जीत रहे हैं, भाजपा 8 सीटें मिली, 5 जीत रहे हैं। मतलब सबका स्ट्राइक रेट 60 से 70% के बीच है। ये सोशल इंजीनियरिंग, और नाम सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी। राजनाथ सिंह अफसोस तो कर रहे होंगे जब उनको सीधे सीधे सीएम कैंडिडेट के लिए मनाया जा रहा था, उन्होंने क्यों मना कर दिया। राजनाथ सिंह के समर्थक, मैं बार बार कह रहा हूं, कहा करते थे जीते तो सीएम, हारे तो पीएम। अब मुझे लगता है ना वो सीएम बनेंगे, और फिलहाल तो पीएम बनने की महत्वाकांक्षा को किनारे रख ही दें। ये वो समीकरण है जो हम बार बार कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं में असंतोष के बावजूद टिकट वितरण को लेकर अंततः मोदी लहर हावी रही। मोदी लहर क्यों हावी रही? 4 फैक्टर्स। सिलेंडर, उज्ज्वला योजना, बलिया में जिसकी शुरुआत हुई, 52 लाख कनेक्शन बांटे हैं, और बीजेपी का ये लक्ष्य है कि आगे भी वो ये काम आगे बढ़ाते रहें, और इसमें जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं अभी आधार कार्ड वगैरह की, उसको दूर कर लिया जाए। हर गरीब घर में सिलेंडर, गैस और उसका पाइप, ये 3 चीजें भिजवाई जाए और सब्सिडी जारी रखी जाए। आखिरी चरण के चुनाव से पहले जब सिलेंडर के दाम बढ़े तो कहा गया कि बीजेपी को इसका भी नुकसान होगा। लहर में कोई नुकसान, हम लोग कहते हैं ना जब बाढ़ आती है ना तो सब गंद बह के पार लग जाती है, वैसा ही भाजपा का हुआ। सारे नेता जो दूसरे दलों से आए थे, जिनके खिलाफ नाराजगी थी, सब पार लग गए नरेंद्र मोदी की लहर में। उज्ज्वला योजना के अलावा दूसरा बड़ा फैक्टर रहा यूरिया। इस बार कई पुलिस वालों ने बोला कि यूरिया वितरण के दौरान हमें लाठीचार्ज नहीं करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं हुई। तीसरा बड़ा फैक्टर मोदी की हिंदुत्ववादी छवि, जिसको सीधे मोदी नहीं भुनाते हैं, फतेहपुर की रैली से भुनाना शुरू किया, जिसको विपक्षियों ने कहा कि सब डेस्परेशन है, चुनाव हार रहे हैं, लेकिन नतीजे देख के लग रहा है कि वो चुनाव पहले ही जीत रहे थे और उसको कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। चौथी चीज, सर्जिकल स्ट्राइक। आप माने या ना माने, कितनी भी आलोचना करें, सच्चाई ये है कि भारत को हमेशा से सख्त नेता पसंद रहा है, और इसीलिए इंदिरा गांधी को उनकी तमाम राजनीतिक गलतियों के बावजूद, इमरजेंसी जैसे काले अध्याय के बावजूद, लोग 71 की इंदिरा के तौर पर याद रखते हैं, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और अब उनको नरेंद्र मोदी में सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद के सारे दावों के दौरान वही छवि दिखती है। नोटबंदी, दिल्ली में बैठा मीडिया, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, दिल्ली में बैठा मीडिया इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा था कि गरीबों पर मार पड़ी है, मजदूरों की रोजी रोटी चली गई है, किसान प्रभावित हुए हैं, और बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और बार बार हमने जब ग्राउंड पर गए, लोगों से बात की, तो गरीब लोगों ने बार बार ये बात कही कि नोटबंदी के फैसले से हम खुश हैं, क्योंकि इससे अमीर लोग परेशान हुए, उनका धन बाहर निकल रहा है, और ये प्लस में गया, सर्जिकल स्ट्राइक भी, और वो 4 फैसले हैं जिनकी वजह से 2014 के चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने मिलकर 73 सीटें जीती थी, 71 बीजेपी, 2 अपना दल। वो जो 73 सीटों वाला करिश्मा था वो बना रहा, बचा रहा, तब भी 43% वोट आया था और अब भी 43%। ये वो भूमिका है, वो कारक हैं जिनके बारे में आपसे बात करना चाहता था।
अब जिन सीटों पर बाजी पलटी है और जिन सीटों पर करीबी मुकाबला है उन पर बात करते हैं। कुलदीप जी, खोल दिया आपने सब जी, बताइए साहब। 1980 में कांग्रेस 309 सीटें जीती थी। अब ये देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी उस आंकड़े को पार कर पाएगी। और बीजेपी 308 पे पहुंच गई है। विशाल ने एक दिलचस्प आंकड़ा बताया है। 1980 में चुनाव हुए, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मैं फतेहपुर का जिक्र कर रहा था, फतेहपुर में ही एक रियासत पड़ती छोटी सी मांडा, तो उनको राजा मांडा भी कहा जाता था, और हरीश रावत 10,000 वोट से हार गए हैं। चलिए, एक और मुख्यमंत्री ढेर हुआ। जीतने की खबर आ रही है। श्रीकांत शर्मा के जीतने की, तो मार्जिन काफी क्लियर। खैर, अपन अब उसी मोमेंटम में चलते हैं। 1980 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में, संजय गांधी के नेतृत्व में बल्कि, कांग्रेस ने 309 सीटें जीती थी। उसके पहले जनता पार्टी की सरकार थी, पहले राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद जनता पार्टी में टूट हुई थी और बनारसी दास गुप्त, बाबू बनारसी दास, जिनके नाम पे लखनऊ का मशहूर कॉलेज है इंजीनियरिंग का, बीबीडी, और जिनके बेटे अखिलेश दास लखनऊ के मेयर रहे हैं, उसके बाद अलग अलग पार्टियों में भी रहे हैं, और वो बने थे मुख्यमंत्री। उसके बाद वापसी हुई थी, कांग्रेस ने 309 सीटें जीती थी, और वीपी सिंह मुख्यमंत्री बने थे। 2 साल मुख्यमंत्री रहे थे, 2 साल। दस्युओं के खिलाफ, डकैतों के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया था। छविराम डकैत उसी टाइम मारा गया था। छविराम डकैत के साथ संबंधों का इल्जाम मुलायम सिंह यादव पर भी लगता रहा, क्योंकि वो मैनपुरी एटा की बेल्ट का सक्रिय डकैत था। 425 सीटें थी उस समय, अभी 403 है, उस समय 425 सीटें थी। तब तो फिर आंकड़ा पार ही कर लिया। 425 में अगर 309 जीती हैं, इतने पर पहुंच चुके हैं, 308 पर। मतलब ये पिछले 50 साल में उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। जी कुलदीप, कहाँ बता रहे थे आप कुछ सीटें? हाँ, रामपुर खास में मामला बहुत कांटे का हो गया है। आराधना मिश्रा 35,461 वोटों पर हैं, और नागेश प्रताप सिंह और छोटी सरकार भारतीय जनता पार्टी के 34,543 वोटों पर हैं। तो ये मोदी लहर और प्रमोद तिवारी के स्थानीय असर मतलब का- 18 वोट से पीछे है। हाँ, तो मोदी लहर और प्रमोद तिवारी के प्रमोद तिवारी जो 1980 से, देखिए, कांग्रेस के कई दिग्गज आए और गए, प्रमोद तिवारी इकलौते ऐसे नेता हैं। 80 संजय गांधी का दौर, 85 राजीव गांधी का दौर, 89 जनता दल का दौर, 91 राम लहर, 93 सपा बसपा गठबंधन, 96 भाजपा बसपा साथ आए, और उसके पहले बसपा कांग्रेस का गठबंधन, 2002 एक बार फिर स्प्लिट, 2007 बसपा की लहर, 2012 साइकिल की लहर। इन सारी लहरों में कांग्रेस के सिंबल पर प्रमोद तिवारी और बाद में उनकी बिटिया मोना मिश्रा चुनाव जीतते रहे, आराधना मिश्रा। लेकिन मोदी लहर में किला बचाना मुश्किल हो गया, 18 वोट से आगे हैं। इस सीट पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। क्या छोटे सरकार प्रमोद तिवारी की बेटी को शिकस्त दे पाएंगे? वो बेटी से ज्यादा प्रमोद तिवारी की शिकस्त होगी, क्योंकि उन्हीं की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने पूरा समय वहीं पे दिया था। वहां की पोलिंग के बाद फिर वो गोरखपुर तरफ नुक्कड़ सभाओं में सब में नजर आने लगे थे। जी, ये उस तरह के इलाकों में है जहां आपको दूसरी पार्टी के झंडे खोजने पड़ते हैं। यहाँ आपको सिर्फ प्रमोद तिवारी के ही झंडे, उनके बैनर, कांग्रेस का इससे रंगा पुता ये पूरा शहर, पूरी विधानसभा सीट नजर आती है। छोटे सरकार के झंडे सिर्फ उनकी जगहों पर जहां उनका ढाबा है, रानीगंज में, सिर्फ वहां नजर आए। ढाबा है, हाँ, उनका अपना ढाबा है। तो हम वहाँ गए भी थे, वो बंद हो गया चुनावी वजहों से। ढाबे ने डब्बा गुल कर दिया है। तो नहीं, वो तो ठीक चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिहाज से बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। एक जो सीट है कानपुर कैंट की, वहाँ कड़ा मुकाबला है। रघुनंदन भदौरिया पिछली बार भी यहाँ पर चुनाव इसलिए जीते थे क्योंकि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर में मुस्लिम कैंडिडेट्स थे, जिनके बीच वोट खूब स्प्लिट हुआ था। ये वो सीट है जिस पर मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में है, जिनको ये माना जाता है कि वो बीजेपी के विरोध में ही गिरेंगे, और इसलिए रघुनंदन भदौरिया के लिए सीट छोड़ी थी। सतीश महाना ने, जो कैंट से 1991 से लगातार विधायक थे, और 2012 में बगल की महाराजपुर सीट पे चले गए थे, जहां से वो एक बार फिर बड़े अंतर से जीतते नजर आ रहे हैं। यही वो सीट है जो मुलायम काल में अतीक अहमद को दी जानी थी, इस बार जो अखिलेश यादव ने काट दी। ये वो सीट है जहां से सपा और कांग्रेस दोनों लड़ रहे थे, और सपा कांग्रेस दोनों कैंडिडेट्स में लोगों की भविष्यवाणी ये थी कि सपा के मोहम्मद हसन रूमी आगे रहेंगे, मुख्य लड़ाई में रहेंगे, लेकिन मोहम्मद हसन रूमी चौथे नंबर पर हैं, बुरी तरह ढेर हो गए। ढेर हो गए। तो कांग्रेस यहाँ फाइट में है, सोहेल अख्तर अंसारी और रघुनंदन भदौरिया के बीच फाइट है। अब ये भी हो सकता है कि रघुनंदन भदौरिया या उन किसी और को बड़ी जीत मिल गई हो, और चूंकि चुनाव आयोग अपना समय लेके
अपडेट करता है। दुद्धी में भी चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक अब मामला थोड़ा सा फाइट वाला हो गया है। विजय सिंह गोंड दूसरे नंबर पर आ गए। 3000 वोटों का करीब फर्क है बहुजन समाज पार्टी के, जो शुरू में तीसरे नंबर पर दिख रहे थे सरप्राइजिंगली। तो हरिराम चेहरों, भाजपा और अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी, और विजय सिंह गोंड जो वहां से 7 बार विधायक रहे हैं 2002 से पहले, तो वो अब उन दोनों के बीच फाइट है 3000 वोटों का। इसकी बगल की सीट है ओबरा, जहां पे विजय सिंह गोंड के बेटे संजय गोंड भाजपा के टिकट पर तगड़े अंतर से आगे चल रहे हैं। पापा बसपा के टिकट पर हांफते हुए दूसरे पे पहुंचे हैं। बेटा कमल का फूल खिला चुका है। जी ठीक है, मऊ की सीट पर अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि अंततः कौन नहीं, जीतेगा। लेकिन कुलदीप जी 2500 का अंतर हो गया। 2500 का अंतर है। 2500 का अंतर अभी कोई विधानसभा चुनाव में 2500 और की हेडलाइन ये है कि मुख्तार अंसारी 2500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। पीछे चल रहे हैं। हाँ, हेडलाइन यही है। तो मुख्तार यहाँ अंसारी पे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि भाजपा के महेंद्र राजभर पहले नंबर और पर। इसको आप मानकर चलिए कि ये अल्ताफ अंसारी का किया हुआ नुकसान है। सपा के अल्ताफ अंसारी 10,000 के करीब वोट लिए हैं उन्होंने भी, 15,000 मुख्तार अंसारी ने लिए हैं, तो ये उसका क्या नुकसान है। क्या कहीं से भी अंसारी परिवार के लिए अच्छी खबर नहीं है। मोहम्मदाबाद से उनके बड़े भाई सिकतुल्ला अंसारी भी पीछे हैं, और घोसी से उनके बेटे बड़े अंतर से पीछे हैं। तो सिकतुल्ला और अलका राय के बीच करीब 7,000 का फासला है। ये तो कुलदीप जी काफी कंफर्टेबल मार्जिन है। मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं, जब हम गाजीपुर से गुजर रहे थे, जब हम बनारस पहुंच रहे थे, हमें कई लोग मिले जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, वोटर नहीं, पदाधिकारी हैं, और उन्होंने ये कहा कि जैसे हम लोग को वो भारत भट्टा वाले मिले थे, अमित जी, वो बोले कि जी यहाँ तो अलका राय में जा रहा है यादव वोट। मतलब एक मिशन था कि अंसारी परिवार को ध्वस्त करना है, और अखिलेश यादव की तरफ से भी शायद ऐसा संकेत रहा होगा। अलका राय, जिनके पति कृष्णानंद राय यहाँ से विधायक रहे, उनकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद उपचुनाव में अलका राय जीती थी, लेकिन उसके बाद से अलका राय हार रही है, इस बार जीतती नजर आ रही है। अखिलेश यादव की सीट भी देख लें। वो अखिलेश यादव जो आजमगढ़ के मुबारकपुर सीट से लड़ते हैं, वो अभी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। यहाँ से सिटिंग एमएलए बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, नोएडा में जिनका बिल्डर और ये वाला कारोबार है, वो 21,000 वोटों के साथ पहले नंबर। 3,000 वोटों का फासला है। गुड्डू जमाली वही हैं जिन्होंने आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव के माथे पर पसीना ला दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव, गुड्डू जमाली जो कि मुबारकपुर से विधायक हैं, वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े। सपा के टिकट पर पूर्वांचल का किला बचाने के लिए पहुंचे मुलायम सिंह यादव, और भाजपा के टिकट पर थे सिटिंग एमपी रमाकांत यादव। इन तीनों के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। गुड्डू जमाली इतना अच्छा चुनाव लड़ा कि मुलायम सिंह यादव को लगा माइनॉरिटी वोट अगर उधर चला गया तो हमारे टंडीले उठ जाएंगे, और वहां पर भी चूंकि तब अखिलेश यादव की सरकार थी, इस्तीफा हो गया भैया, अब थी बोल सकता हूं ना, तो पूरी सरकार जाके लेट गई थी। शिवपाल, अखिलेश, धर्मेंद्र और सारे लोग, अंशुल और तेज प्रताप और एक आध बचा है कोई, डिम्पल, सब लोग जाके लेट गए थे, और तब किसी तरीके से मुलायम सिंह यादव की वो सीट बच चुकी। गुड्डू जमाली इतने जमीन से जुड़े हुए नेता हैं बसपा। संग्राम यादव भी आगे हैं अतरौलिया से। हालांकि ये था कि आजमगढ़ सपा का गढ़ था, और इस बार जो शुरुआती रुझान थे ये था कि ये गढ़ भी टूट सकता है। मुलायम सिंह यादव वहां से सांसद हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल था। तो आजमगढ़ सदर से भी अभी सपा आगे है, और अतरौलिया सीट से भी, और सदर पे भी दुर्गा यादव को 10,000 की लीड है, कंफर्टेबल लीड है। जरा बलिया देखिए, एक समय बलिया भी गढ़ हुआ करता था। बलिया पे नारद राय सपा के नेता थे, मंत्री थे, फिर उनको टिकट नहीं मिला, फिर एक वो बहुत ही ड्रामेटिक ढंग से बसपा में चले गए, और बसपा से चुनाव लड़े। सपा से वहां चुनाव लड़े लक्ष्मण गुप्ता, और भाजपा से वहां चुनाव लड़े थे आनंद स्वरूप शुक्ला। और हम लोगों ने बलिया में, हम लोग थे भी, लोगों को नहीं पता था भाजपा कैंडिडेट कौन है। वो तो बोल रहे थे हम जी नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। बताइए कितना वोट दिया? अच्छा खासा अंतर है। 13,700 वोटों का करीब अंतर है भाजपा और सपा के बीच में। भाजपा और नारद राय जो हमारा अंदाजा था तीसरे पे है। नारद राय जब पब्लिक बता देती है, अगर आप गौर से सुने तो पब्लिक बता देती है क्या है। जी जरा वो वाली सीट भी देखिए ना, फेफना देखिए, जहां से अंबिका चौधरी, एक और सपा के बड़े नेता जिनको अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया। 12 में अंबिका चौधरी फेफना में चुनाव हार गए थे, जीते थे भाजपा के उपेंद्र तिवारी। इसके बावजूद रसूख देखिए, जैसे अरुण जेटली अमृतसर में लोकसभा हार गए,
इसके बावजूद उनको मंत्री बनाया गया। वैसे ही अंबिका चौधरी के हारने के बावजूद उनको अखिलेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन अखिलेश से उनकी नहीं पटी। वो मुलायम सिंह यादव के आदमी थे, इसलिए उनको निकाल दिया गया। वो बसपा से चुनाव लड़े। क्या रहा फेफना, बताइए। उपेंद्र तिवारी अपनी सीट बचा पा रहे हैं? तिवारी आगे काफी लीड के आगे 22 7,000 की लीड अभी हो गई है। तो अंबिका चौधरी वहाँ दूसरे नंबर पे हैं। अभी बता रहे हैं शिवपाल यादव का बयान आया है कि अखिलेश यादव का घमंड बना हार का कारण। अभी ये सब चीजें आती रहेंगी, अभी तो और छीछल इधर होगी। जी कन्नौज बताइए डिम्पल यादव, क्योंकि कन्नौज में हमारे पास जो फीडबैक है कि वहां पे भाजपा तीनों, मतलब कन्नौज के नेताओं का कहना था कि तीनों पे जीतेंगे। जी कन्नौज में ये समाजवादी पार्टी 1 नंबर पर है, अभी आगे चल रही, लेकिन कितने से बहुत बहुत मामूली अंतर से। करीबी फाइट चल रही। यहाँ पे कहा गया कि सपा से एक नेता थे कल्याण सिंह दोहरे, वो भाजपा में आए, तो वहां लोगों ने कहा कि अगर कल्याण सिंह दोहरे को टिकट मिलता तब तो बड़े अंतर से जीतते। हालांकि वहां के एक नेता हैं ब्रजेश पाठक, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और डिम्पल यादव के खिलाफ बहुत बढ़िया चुनाव लड़े थे लोकसभा का, 18-20 हजार वोटों से हारे थे। तो उनका ये कहना था कि तीनों जीत रहे। जरा इसकी छिबरा मऊ सीट भी निकालिए, जहां से रामप्रकाश त्रिपाठी की बिटिया चुनाव लड़ी है, अर्चना पांडे। छिबरा मऊ टाइप नहीं कर पा रहे हो? अर्चना पांडे 1 नंबर पर 2,000 वोटों से करीब आगे चल रही ये है। वो सीटें हैं जहां पर देखिए, मैं बार बार ये चीज कह रहा था कि सपा चुनाव उस दिन हार गई जिस दिन सपा का किसी भी दौर में जो सबसे मजबूत गढ़ रहा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, उन्नाव, ये सपा के गढ़ रहे हैं 90 के दशक से। हर पॉकेट में एक नेता था, कहीं पे दीपक कुमार के पिता मनोहर लाल थे, कहीं पे कोई और थे। और जब आप अपने गढ़ में चुनाव हारने लगे तो रुझान समझ में आ जाना चाहिए। जी बताइए। एटा में बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। जोगेंद्र सिंह यादव जिनको कैंडिडेट उतारा था, वो करीब 19,000 से पीछे चल रहे हैं, और बीजेपी यहाँ पर जीत रही है। विपिन कुमार डेविड आगे चल रहे हैं। विपिन वर्मा डेविड के पिताजी गंगा प्रसाद वर्मा हिंदू महासभा के टिकट पर पहली मर्तबा चुनाव जीते थे। बाद में वो स्वतंत्र पार्टी में चले गए। एक स्वतंत्र पार्टी हुआ करती थी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की पार्टी, सी राजगोपालाचारी की। मंत्री भी रहे 1967 में, जब चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में संवित सरकार बनी थी, तब गंगा प्रसाद वर्मा मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे। फिर राजनीति में आए उनके बड़े बेटे, जिनका नाम मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, प्रजापालन वर्मा। प्रजापालन वर्मा चुनाव जीते, हारे, जीते, फिर हारे, और इस बार लड़े ही नहीं। हमें मिल भी गए थे, पार्टी दफ्तर में बैठे, अपने भाई विपिन वर्मा डेविड का चुनाव संभाल रहे थे। और मैंने उनसे पूछा कि 12 में तो एटा सदर से आप लड़े थे, क्यों नहीं लड़ रहे हैं? तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि मुझे, देखिए, मैं पहले भी लड़ा हूं, एक बार जीत भी गया हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजनीति मेरे वश की चीज है। ये काफी कम सुनने को मिलता है कि कोई एक्टिव राजनेता कहे कि राजनीति मेरे वश की चीज नहीं है। विपिन वर्मा डेविड का चुनाव शुरू में बैठा लग रहा था जोगिंदर और गजेंद्र की लड़ाई होगी। जोगेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के, बगल की अलीगंज सीट की रामेश्वर यादव के भाई गजेंद्र चौहान बबलू, जो पिछली बार दूसरे नंबर पे रहे थे, 5-1 हजार वोट से आशीष यादव से चुनाव हारे थे। इस सीट पे यह भी फैक्टर रहा कि सपा के आशीष यादव को अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया, और तब वो रालोद से चुनाव लड़े। आशीष यादव के पिता विधान परिषद के सभापति। एक और चीज कुलदीप जी जिस पर हम लोगों को बात करनी चाहिए, राष्ट्रपति चुनाव पर इसका क्या असर होगा, ये एक बड़ी चीज है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार यूपी और उत्तराखंड की जीत की वजह से अपना कैंडिडेट, समझौते का एपीजे अब्दुल कलाम जैसा कैंडिडेट नहीं, अपना कैंडिडेट जिताने की स्थिति में पहुंचती नजर आ रही है। और यूपी की इस बड़ी जीत से राज्यसभा में भी उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि बिहार में वो नहीं जीता। हाँ, कई बिल पास करवा सकते हैं, तो वो भी नहीं रहेगा कि साहब राज्यसभा में अटका दी जाती है चीजें। जी, और कहां फंसा है चुनाव? वो फंसा वाला तो हो गया। अपना दल और भाजपा ने शानदार परफॉर्मेंस दी है, वो चाहे नरेंद्र मोदी की लहर पर सवार होकर की हो या उन जातीय समीकरण, मोदी लहर प्लस सही जाति समीकरण। तो ये देखिए टीवी पर नवजोत सिंह सिद्धू नजर आ रहे हैं, और मतलब जोक तो नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये राहुल के लिए तोहफा है। बगल में उनकी पत्नी बैठी है जो पहले विधायक थी। दुष्टों का अहंकार तोड़ा। डिप्टी सीएम के सवाल पर बोले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये किसका दोहा है? रहीम का है सर। रहीम का दोहा है। कौन हार गई हैं? जी हाँ, जहूराबाद से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर
4,000 के करीब वोटों से आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुकाबले। ठीक मार्जिन है ये तो, ठीक है? ठाक है। जरा खलीलाबाद की सीट भी देखिए, अतरौली का एक बार क्योंकि बड़ी नजर थी, कल्याण सिंह के पोते चुनाव पता ही था जीतेंगे कितने तो वो जीत बड़े अंतर से आगे हैं। संदीप सिंह उर्फ संजू 36,000 माइनस 12,000 कितना हुआ? 14। संजू बोलते थे, अज्जू बोलते थे, संजू। संजू संजू आप 14,000 गए थे वोटों सीट के पे। अंदर मैं गया था। वहाँ के चुनाव कार्यालय जो उनके प्रमुख थे, पंडित जी उनका नाम था वहाँ, तो वो कल्याण सिंह को भी अपने जमाने में चुनाव मतलब उस समय वो भी वही कार्यालय। वो 67 से चुनाव लड़वा रहे हैं। हाँ, तो उनका ये कहना था कि इस बार 25,000 से अधिक वोटों के अंतर से हम जीते। वो लग भी रहा है, अभी रुझान वैसा दिख रहा है ना, 19,000 हो गया है। आजमगढ़ का मैंने बताया, बता चुके हैं। खलीलाबाद देखिए, जहाँ से अयूब सर्जन चुनाव लड़ रहे हैं, जिन पे रेप का इल्जाम लगा हुआ है। आगे चल रहे हैं सर्जन अयूब। हाँ हाँ, खलीलाबाद से डॉक्टर मोहम्मद अयूब पीस पार्टी के 16/22 यानी 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इनको निषाद पार्टी के भी साथ आने का फायदा मिला होगा, है ना? जबकि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, जो गोरखपुर ग्रामीण की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है निषाद का पीस, यहाँ निषाद और पीस साथ में है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऐसा है क्या? जी जी, मुझे कंफर्म है। निषाद पार्टी और पीस पार्टी मिलकर चुनाव लड़े हैं। निषाद पार्टी, पीस पार्टी और अपना दल, ये कृष्णा पटेल वाली, और एक आध कोई और पार्टी है, ये जो बरेली वाली पार्टी मुत्ताहिदा काउंसिल करके कोई है, ये सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी हैं। अमेठी में जो मार्जिन है वो करीब 3,500 का है। ये बढ़ेगा भी, है? बीजेपी और सपा के बीच, गायत्री प्रजापति और गरिमा सिंह के बीच। अतरौली मैंने आपको बता दिया। अलीगंज की सीट रामेश्वर यादव पीछे। ये तो मुझे पता था कि यहाँ पे सत्यपाल सिंह राठौर का, ये सत्यपाल सिंह राठौर और विपिन वर्मा डेविड, एटा वाली बेल्ट में नरेंद्र मोदी की रैली के बाद बीजेपी के कैंडिडेट्स का चुनाव खड़ा हो गया। जबकि लोग एटा में राजवीर सिंह, कल्याण सिंह के बेटे से नाराज थे कि सांसद लौट के नहीं आए। हालांकि कार्यकर्ता कहते हैं आए, अपने अपने दावे हैं। यहीं पर हमने मायावती की वो रैली अटेंड की थी, जिसमें हमने पहली बार देखा था कि बीएसपी में चीजें कैसे काम करती हैं। तो अगर मायावती यूं सफेद सोफे पर बैठी हुई हैं, कैंडिडेट आते थे और यहाँ पर घुटनों के बल बैठ जाते थे और फिर आगे क्रॉल करते हुए जाते थे, तब मायावती के पैर छूते थे। ऐसी स्थिति थी। और मायावती ने वहाँ कैंडिडेट्स के नाम भी नहीं लिए थे, बस ये बोले कि ये कैंडिडेट हैं, इनको जिताइएगा, और सब लोग वहाँ पे हाथ जोड़े खड़े हुए थे। तो ऐसी स्थिति थी। पर वो बीएसपी वैसे ही चलती है, मतलब उसमें एक सुप्रीम कमांडर है और उसकी सब लोग डिक्टेट मानते हैं, बिल्कुल फौज की तरह, यू कांट क्वेश्चन द जनरल। ऐसा है। कुलदीप जी, और कोई सीट है जिसपे बताना चाहेंगे? किदवई नगर। किदवई नगर में मामला बदल गया है। 10,000 का मार्जिन। अजय कपूर आगे चल रहे थे, लेकिन अजय कपूर पीछे हो गए। महेश चंद वहाँ पे 51,000 वोट लेकर। मतलब मेरा फीडबैक ठीक था? हाँ, आपके तो सारे ठीक है सर। मेरे सारे ठीक है। गुस्से में तो नहीं कह रहे हो? अजय कपूर कारोबारी, गोविंद नगर का रहने वाला। गोविंद नगर एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा, कनपुरियों के दावों के मुताबिक, जहां से चुनाव जीतते थे बालचंद मिश्रा। नारा लगता था, बालचंद मजबूरी है तुम्हारा जीतना या भाजपा का जीतना जरूरी है। 2002 में नारा बदल गया। कांग्रेस के युवा प्रत्याशी, लहीम सहीम पर्सनैलिटी वाले अजय कपूर ने बालचंद मिश्रा को चुनाव हरा दिया। 2007 में भी जीते और 2012 में परसीमन के बाद नई बनी किदवई नगर सीट पर भाजपा के विवेकशील शुक्ला उर्फ बीनू शुक्ला को लगभग 2,500 वोटों से चुनाव हराया। ये इसलिए भी अहम था क्योंकि 12 के उसमें प्रेमलता कटियार, कल्याणपुर में एक और कद्दावर नेता हैं, वो चुनाव हार गई थी सपा के सतीश निगम से। सीसामऊ की सीट पर हाजी इरफान सोलंकी भी चुनाव जीत गए थे, लेकिन बाकी सीटों पर भाजपा की वापसी भी हुई थी। मसलन बगल की गोविंद नगर सीट पर सत्यदेव पचौरी चुनाव जीत गए थे। महाराजपुर की सीट पर सतीश महाना जीते ही थे। कैंट पर भी रघुनंदन भदौरिया की जीत को सरप्राइज माना जा रहा था। और अब जब महेश त्रिवेदी को टिकट मिला, राजपुर पुखराया के रहने वाले ईंट भट्टा के कारोबारी, जो एक बार राजपुर की सीट से, कानपुर देहात की एक सीट राजपुर से निर्दलीय कैंडिडेट जीत बन के विधायक बने हैं, वो भी दिलचस्प किस्सा है। कुर्मी बाहुल सीट, तो अपना दल, बसपा, सपा और कांग्रेस चारों से कुर्मी कैंडिडेट खड़े हुए। चौधरी नरेंद्र सिंह बसपा के बड़े नेता हुआ करते थे। लोकतांत्रिक बसपा जब बनी थी 96 में, बसपा में टूट हुई थी कल्याण सिंह के समय में, तब चौधरी नरेंद्र सिंह के ही नेतृत्व में बसपा का धड़ा अलग हुआ था। ये सब हार गए और महेश त्रिवेदी सिर्फ 52 वोट बटोर के 1,500 वोट से चुनाव जीत गए। तो आप समझिए कि 4 कुर्मी नेताओं को मिले 25, 26, 27, 28 और महेश त्रिवेदी 29,000 वोट पाके विधायक बन गए, बाद में मंत्री भी रहे, मतलब लाल बत्ती का दर्जा वगैरह मिला। और उनको भाजपा ने इस बार किदवई नगर में अजय कपूर जो 3 बार से जीत रहे हैं, उनको हराने के लिए लगाया। शुरुआती रुझान में
महेश त्रिवेदी पीछे चल रहे थे। हालांकि मेरे पास जो फीडबैक था, जो मैं आप लोगों को लगातार बता भी रहा था कि हमारे हिसाब से महेश त्रिवेदी बहुत, लोगों ने बताया अच्छा चुनाव लड़े हैं, ना पैसे में कमजोर हैं अजय कपूर से, ना धन बल में, ना बाहुबल में, और अब उसके नतीजे दिख रहे हैं, 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं। आपके पास जो फीडबैक थे उसके मुताबिक जीतने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में 3 प्रमुख नाम कौन से थे? अगर इस थ्योरी पे काम करें कि इन लोगों को लखनऊ में एक ऐसा आदमी चाहिए जो हाँ में हाँ बजाए और जिसका अपना राजनीतिक कद और जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा ना हो, तो नाम होगा केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन खुद बीजेपी के अंदर लोग, केशव प्रसाद मौर्य का बहुत तेजी से राजनीतिक अभ्युदय हुआ। 12 में पहली मर्तबा विधायक बने, 14 में पहली बार लोकसभा के सांसद बने, और उसके बाद कुछ और नाम चल रहे थे ओबीसी के, जिनको पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही थी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हटाकर, लेकिन उन नामों पर राजनाथ सिंह या किसी और ने वीटो कर दिया और तब केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। एक विकल्प वो हो सकता है कुलदीप जी। अमित शाह और मोदी के खास की माने तो एक और खास हैं जिनका नाम है दिनेश शर्मा, जो लखनऊ के 2 बार से मेयर हैं। कहा जाता साहब इनको चुनाव क्यों नहीं लड़वाया, विधान परिषद का विकल्प है, तो हो सकता है दिनेश शर्मा को वहां पर लिख दें। क्योंकि जो बात मैंने पहले कही कि अगर ओबीसी चेहरे की बात है, नरेंद्र मोदी से बड़ा ओबीसी चेहरा कौन होगा, तो दिनेश शर्मा को भी ला सकते हैं। प्रशासक के तौर पर उनकी ठीक छवि है, संघ के बीच उनकी मजबूत पैठ है दिनेश शर्मा की। तीसरा नाम बार बार लिया जा रहा है मनोज सिन्हा का, जो गाजीपुर से सांसद हैं। मनोज सिन्हा बीएचयू से बीटेक एमटेक की पढ़ाई कर चुके हैं, उसके बाद राजनीति में आए, गाजीपुर से तीसरी मर्तबा सांसद बने हैं और रेल राज्य मंत्री रहे। अभी भी वही प्रभार है कि अब वित्त में आ गए हैं, शायद वित्त में आ गए थे, मतलब अटैची पिछले साल तक तो उठाए रहते थे। भूमियार नेता है, कास्ट इक्वेशन में फिट नहीं बैठते हैं किसी भी तरीके से यूपी में। मेरा ये कहना था कि जब, चूंकि इससे ये जाहिर है कि भाजपा को अति पिछड़ा वोट बड़ी संख्या में मिला है, तो और साक्षी महाराज का बयान भी आ गया, साक्षी महाराज कोई नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर खुद बीजेपी में लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। लोग ये चाहेंगे इस समय कि चूंकि अति पिछड़ों का समर्थन भाजपा को मिला है और वो चाहती भी यही थी, तो अति पिछड़ा आदमी मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसमें सिर्फ एक ही नाम अभी दिमाग में नहीं, स्वतंत्र देव सिंह भी हैं। स्वतंत्र देव सिंह 2 बार विधायक रहे हैं, मोदी की हर रैली के आयोजन करता स्वतंत्र देव सिंह होते हैं, अब से नहीं 2013 से होते हैं। हम लोगों ने इसी न्यूज रूम में उनसे बात भी की थी और वो अध्यक्ष पद के बड़े दावेदार भी थे। राजनाथ सिंह ने उनके नाम पे वीटो कर दिया। नाम अभी मीडिया में नहीं आए, जैसे खट्टर का नाम नहीं आया था, तो जो नाम मीडिया में नहीं आए हमें उन पे भी बात करनी। मैं वही स्वतंत्र देव सिंह का नाम इसीलिए मैं लेके आया हूँ सामने। और मतलब और 3-4 संभावनाएं जो हों, जो आपको लगता होगी। संजीव बालियान का भी लोग नाम ले रहे हैं कि अगर वेस्टर्न यूपी से सीएम देना होगा, लेकिन दिक्कत ये है कि नहीं, रूठे जाटों से मनाने से ज्यादा ये है वो नहीं हो सकता है। उसकी मुझे वजह ये लगती है, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मुख्यमंत्री पश्चिमी यूपी से आए हैं। मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, बस एक बार राजनाथ सिंह वहां से थे। राम प्रकाश गुप्ता ने लाजली लखनऊ की राजनीति की है। मायावती भी पश्चिमी यूपी की नेता हैं, उसके बाद यूपी की नेता हैं और उसके बाद देश की नेता हैं। हालांकि अब कितनी नेता रह जाएंगी ये देखना बाकी है। तो मुझे लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य दौड़ में सबसे आगे हैं, क्योंकि एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपका दावा भी होता है। देवेंद्र फडणवीस का वैसा ही दावा था, मनोहर लाल खट्टर का नहीं था। रामलाल का नाम लिया जा रहा है बार-बार, भाजपा के संगठन मंत्री हैं, संघ से आए हुए हैं कि उनका, लेकिन रामलाल को कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। पर प्रशासनिक अनुभव खट्टर को भी नहीं था, लेकिन खट्टर को चुनाव लड़वाया गया था। एक भविष्यवाणी लोग पहले से कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कोई भी जीते, मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। तो ये अभी भी तय ही है। ये मैं भी मानता हूं कि विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। यहां पर जैसे बीजेपी का जब टिकट वितरण हो रहा था तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो गई, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी बैठक होगी, फिर कहा गया अमित शाह निर्णय लेंगे, तो नरेंद्र मोदी निर्णय लेंगे। और कोई सीट है जिसपे आप बताना चाहेंगे कि हम लोग अमित की तरफ मूव करें? फेफना आपने पूछा था, फेफना बता दीजिए। फेफना बता दीजिए पहले। मलहनी में पारसनाथ यादव आगे हो गए। अच्छा, फेफना में उपेंद्र तिवारी। अच्छा, मलहनी बताइए। मलहनी में धनंजय सिंह आगे चल रहे थे, लेकिन अब पारसनाथ यादव ने लग रहा था कि निषाद पार्टी अगर खाता खोलेगी तो यहाँ से खोलेगी, लेकिन मामूली बढ़त पारसनाथ यादव ने ले ली है। अखिलेश के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बस। हाँ, तो नीलकंठ तिवारी के तो मार्जिन अब काफी हो गया है ना जी। अमित जी, कोई सीट आप इसमें जोड़ना चाहेंगे? नीलकंठ तिवारी का मार्जिन काफी हो गया है और ये पहले नीचे थे, अब ऊपर आ गए हैं।
यहाँ तुलसीपुर की सीट पर जेबा रिजवान नीचे चली गई हैं और कैलाश नाथ शुक्ल मैं आपको कह ही रहा था कि वो मसूद और वो आपस में इतना लड़ेंगे कि कैलाश शुक्ला काफी लीड लेकर आ गया। 11,000 से आगे हैं। ये मेरठ का है। अभी कुछ देर पहले तक लक्ष्मीकांत वाजपेयी ऊपर चल रहे थे और अच्छी खासी लीड लेकर ऊपर चल रहे थे। अभी मुश्किल से 2 मिनट पहले फिर से रफीक अंसारी ऊपर आ गए हैं। हालांकि अभी लीड इतनी ज्यादा नहीं है, करीब 3,000 वोटों की लीड है। और अभी यहाँ ऐसा लगता है देखकर कि अभी काफी वोटों की गिनती बाकी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को कितना अफसोस होगा अगर ये खुदा ना खास्ता चुनाव हार गए, कि कितना पार्टी को ढोया और जब मंत्री बनने की नौबत आई तो टंडीले उठ गए। एक तुरंत का अपडेट है, दुद्धी से विजय सिंह गोंड बसपा के आगे हो गए 2। आगे हो गए हैं। जो बोल रहे थे कि हम उन्हीं के लिए, मतलब बेटा भाजपा से आगे चल रहा है, विजय सिंह गोंड बसपा से आगे। जी, तमकुही राज का मामला उलट गया है। बाल्टी बाबा पीछे हो गए हैं और अच्छे खासे वोटों से पीछे हो मतलब गए हमारा फीडबैक ठीक था हाँ। कि बाल्टी बाबा नहीं, वहाँ अजय लल्लू चुनाव लड़ेंगे। आरपीएन सिंह ने भी ये दावा किया था। कुलदीप जी हंस रहे हैं वहाँ पे। सोशल मीडिया पे बहुत ऐसा लोगों का कहना है कि आप लोगों के फीडबैक गलत है, क्योंकि कल भी हमने जो लाइव किए या जो नहीं तो सोशल मीडिया पे तो हम लोगों ने ये पहले भी ये चीज जिक्र किया था। जी, कोई गलत नहीं किया था, डायरेक्ट मैंने ही सिर्फ नंबर्स दिए। नहीं, हाँ। नंबर हम लोगों ने, टीम ने नहीं दिया था। नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो मेरा व्यक्तिगत आकलन था वो बुरी तरह गलत है। पर आप पहली बार फील्ड में गए ना, सीखना भी तो यही होता है। सीखने की बात नहीं है, बहुत सारे लोग 4 बार फील्ड में गए, चौथी बार उनका भी आकलन गलत है, तो ये वो वाली बात नहीं है। हाँ, राजन हम लोगों के एक दोस्त हैं जो वायर के लिए कर रहे थे। के आकलन गलत है। कई बार आप लहर को मीजर करते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। जब जब मैं जहां जहां गया, मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं जब जब जहां जहां गया, वहां नरेंद्र मोदी की ऐसी लहर नहीं थी कि 200 से ऊपर सीटें आ सकें। कुलदीप, मैं आपको इसीलिए बोल रहा था कि जैसे कई बार हम लोग कुछ सीटों पर पहुंचे थे जहां 5 दिन 6 दिन बाद पोलिंग है, इसीलिए मैं कह रहा था कि पोलिंग वाले दिन का फीडबैक, पोलिंग के 1 दिन पहले का, तो जो इसलिए हम फीडबैक ले रहे थे ना, तो वहां चीजें पलटी। जैसे एटा हो, हरदोई हो, कहीं भी हो, पोलिंग तक आते आते एक दिन पहले लोगों ने सोचा कि ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग भाजपा को ही वोट देने वाले हैं, तो जो न्यूट्रल वोट है या जो हर बार स्विच होता है वो फ्लोटिंग वोट। चला फ्लोटिंग मैं गोरखपुर में सर से मिला तो सर बहुत मतलब एक्साइटेड थे कि मुझे पता है क्या चल रहा है। मैंने अपने मन में सोचा कि सर आप मेला घूम के आए हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आपको लग रहा था मैं मेला घुमा हूं, इसलिए मुझे लग रहा है कि भाजपा बड़े अंतर से हार रही है, जीत रही है। आ रही है। हाँ, उमर खान दूसरे पे आ गए, विजय सिंह फर्रुखाबाद से तीसरे नंबर पे पहुंच गए, जबकि माना जा रहा था कि नेक टू नेक फाइट होगी दोनों के बीच में। नहीं, ये मैं आपको तब भी मैंने लिखा था कि उमर खान अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, और ये वहां पे कहा भी गया था। मतलब सुनील दत्त द्विवेदी ने तो माइक पे बोला था कि विजय सिंह तीसरे पे चले जाएंगे, और अब तो काफी कंफर्टेबल मार्जिन हो गया है। बहुत ज्यादा हो गया। पहली जीत होगी सुनील दत्त द्विवेदी की, वो उन कुछ नेताओं में जिनके मम्मी पापा दोनों विधायक रहे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी नगर पालिका के पार्षद से सियासत की शुरुआत की और राम लहर में विधायक बने, ऊर्जा मंत्री बने, कल्याण सिंह की सरकार में थे, और फिर जून में उनकी हत्या कर दी गई। अग्रवाल परिवार के यहाँ लड़के का तिलक था, वहां पर हत्या हुई। इल्जाम लगा विजय सिंह के ऊपर, विजय सिंह जो उसके बाद कई बार विधायक रहे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद प्रभा दत्त द्विवेदी, उनकी पत्नी जो उससे पहले शिक्षा विभाग में अधिकारी थी, वो सहानुभूति लहर में जीती। उसके बाद वो हारी चुनाव, और उसके बाद उनके बेटे सुनील दत्त को टिकट दिया गया। सुनील दत्त चुनाव हार रहे थे 2 बार से, इस बार काफी बड़े अंतर से आगे हैं। फर्रुखाबाद की सीट वो सीट थी जहां पे हमने आपको जरदोजी का काम कैसे होता है ये भी बताया था। जी, किच्छा सीट से भी हार गए हैं। हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोनों सीटों से, किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण दोनों सीटों से चुनाव हार गए। ये पहला मौका होगा, ये पहला मौका होगा जब कोई मुख्यमंत्री 2 सीटों से चुनाव हारे। खंडूरी भी चुनाव हारे हैं, परसेकर भी हारे हैं, लेकिन 2 सीटों से तो पहली बार हारे हैं। सर 2002 में जब कांग्रेस जीती थी तो उस समय क्या हुआ कि रिजल्ट आने से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरीश रावत ने कह दिया था कि हम लोग चुनाव में अपनी हार स्वीकार करते हैं। ये उस वक्त मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे, कांग्रेस कंफर्टेबली जीती थी, और इसी स्टेटमेंट की वजह से इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। नहीं, मैं आपको, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, जो मैंने पंजाब चुनाव के संदर्भ में कहा था, कांग्रेस कभी भी जमीनी नेताओं को सीएम नहीं बनाती। दिक्कत ये है, तो पहले 92 वोट से हारे हैं किच्छा से। हाँ, ये किसका ट्वीट है? ये टाइम्स ऑफ इंडिया का दिखा रहा है अभी। टाइम्स ऑफ इंडिया का ट्वीट है। 92 वोट से चुनाव, बहुत करीबी अंतर से चुनाव हारे हैं हरीश रावत। बसपा के सिमटने पे बात करनी चाहिए। लोग लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव और बसपा शांतिपूर्ण तरीके से निपट गए, तो बसपा का 18-19 सीटों पर निपट जाना उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीतिक घटना है। लेकिन देखिए कुलदीप जी, इसमें है क्या मामला, क्योंकि मैं उस जिले से आता हूं जहां से बसपा की राजनीति शुरू हुई थी। बसपा का हमेशा ये हिसाब किताब रहा कि जाटो वोट
पूरा आया। ओबीसी में जो काम बीजेपी ने किया है वो पहले बसपा करती थी। किसी पॉकेट में पाल नेता है, किसी पॉकेट में काछी नेता है, किसी पॉकेट में बिंद नेता है, किसी पॉकेट में ढीमन, ऐसे अलग अलग जातियों के। मायावती का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो साथ में तो खूब चला, क्योंकि साथ में बीजेपी एक क्रेडिबल अपोजिशन नहीं था। बीजेपी लार्जली फिर से सवर्णों के नेतृत्व वाली पार्टी बन के रह गई थी। ऊपर करिश्माई नेतृत्व नहीं था, मुद्दा नहीं था, नारा नहीं था। लोग मुलायम सिंह यादव से मुक्ति चाहते थे। तब तो सवर्ण खूब आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, सब मरसिया पढ़ेंगे, बीएसपी का जो मौजूदा स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो अब खत्म। अब मायावती को अगर बसपा को बचाना है तो जो इकलौता तरीका है वो सड़क पर आने और संघर्ष करने। आप बताइए, आप दलितों की राजनीति कर रही हैं, रोहित वेमुला को लोगों ने मुद्दा बनाया, ऊना को मुद्दा बनाया, आप कहीं नहीं थी। हरियाणा में इतने दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, पंजाब में हुए, अलग अलग राज्यों में हुए, कहीं पे भाजपा की सरकार, कहीं कांग्रेस, कहीं किसी और की, मायावती कहीं नहीं। रिमोट कंट्रोल से टीवी चलता है, पार्टी अब नहीं चलेगी। और मायावती का वो दावा भी ध्वस्त हो गया कि मैं आपको टिकट दे रही हूं, मतलब मैं आपको 18% वोट दे रही हूं, इसमें आप अपनी बिरादरी का वोट जोड़ लें और वो हो जाए। सर जहाँ पे ये फेल होती हैं कि डेवलपमेंट को बिल्कुल इग्नोर करती हैं, मतलब एक दलित एंटरप्रेन्योर अपने 5 साल के शासनकाल में नहीं दे पाई। ज्यादा नाराजगी मुझे लगता है दोनों सपा के लिए भी ये बात है और बसपा के लिए भी, अपनी अपनी सजातीय तुष्टीकरण की है। जैसे सपा से गैर यादव ओबीसी इसलिए नाराज था कि इन्होंने यादवों का भला किया, ऐसे ही गैर जाटव दलित बसपा से इस बार संभवतः इसलिए नाराज हो कि इन्होंने जाटवों का ही भला किया और हम भी तो दलित हैं और हमें वैसा सम्मान और वैसी सुरक्षा। गैर जाटव गोलबंदी और गैर यादव गोलबंदी ही वो भाजपा ने कैश किया जी। तो बसपा को बदलना होगा, बसपा को मीडिया फ्रेंडली होना होगा, आप राजनीति भी शुरू प्रोटेस्ट की राजनीति करनी होगी और बसपा सिर्फ जाटवों की पार्टी बन के रह जाए वो नहीं। और एक चीज और है कुलदीप, मुस्लिम कार्ड इनका बुरी तरह फेल हो गया। मैं बार बार आप लोगों से बातचीत में ये चीज कहता रहा हूं कि कई सीटों पर जहां बसपा का मुस्लिम कैंडिडेट, वहां मुस्लिम उसको वोट देने को तैयार नहीं, क्योंकि वो उन्हें मुकाबले में नहीं दिख रहा है। और कई सीटों पर जहां पे उनका दूसरा कैंडिडेट है, ओबीसी है या सवर्ण, मुकाबले में दिख रहा है तो उसको वोट मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट डालने का एक ही पैटर्न है और मेरी समझ में अभी तो उसके बदलने के कोई आसार भी नहीं है। जहां जहां भाजपा के खिलाफ जो मुस्लिम उम्मीदवार या सेक्युलर पार्टी का उम्मीदवार लड़ाई में है वहां मुसलमान वोट गिरता है। हो सकता है सेकुलर पार्टी आपने तंज में कहा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे कांग्रेस, सपा या किसी भी पार्टी को सेकुलर नहीं मानता। मतलब प्रचलित भाषा में इन्वर्टेड कॉमा में समझ लीजिए। तो वो हो सकता है इसी वजह से मुस्लिम वोट बटा भी बहुत हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के इलाकों में। कुछ जगहों पर हो सकता है लोग बुंदेलखंड में मुस्लिम ज्यादा नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जितने रोहिलखंड भी हो, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बटा इस वजह से होगा कि कई जगहों पर कुछ का आकलन होगा कि बसपा फाइट में है जो बीजेपी को फाइट देगी, कई जगहों पर है कि सपा फाइट में होगी और बहुत आसानी से। हालांकि नरेंद्र मोदी की लहर ही है जो भाजपा की जीत का सबसे बड़ा कारण है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि उन सीटों पर वैसा वैसा मार्जिन है जहां मतलब लग नहीं रहा था कि इस वहां जहां हम समझ रहे थे कि फाइट में भी नहीं होगी, शायद बीजेपी तीसरे पे होगी, वहां भी भाजपा अच्छे मार्जिन से आगे है। तो ये बसपा का है, मतलब नसीमुद्दीन सिद्दीकी स्टाइल ऑफ वो कि क्या कुरान का हवाला देके वोट मांग रहे थे हैं। पश्चिमी यूपी में क्या थी रणनीति, आपने तो खबर की थी। वो जाते थे और मतलब कुरान के हवाले देते थे, क्या धार्मिक, हाँ, मतलब जो कुरान की आयतें होती थी वो मतलब उनके जरिए से मतलब बात करते थे। क्या आप उनके साथ जा रहे हैं जो मुजफ्फरनगर में दंगे करवाए, जिन्होंने दादरी को नहीं समझा, उसके साथ आप क्यों जा रहे हैं? तो वो कुरान के हवालों से बात करते थे जिससे वो कनेक्ट कर सकें लोगों को कि हाँ ये मतलब हमारे ये हमदर्द हैं। बहुत बड़ा डेविएशन था, क्योंकि जो पूरा बामसिक, जो पूरा दलित आंदोलन है ना, काशीराम वाला, वो ईश्वर की मौजूदगी और धर्म की व्यवस्था के खिलाफ ही था। बहुत बाद में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मायावती से पूछा जाता था तो कहती थी कि जब बाबा साहब का मिशन पूरा हो जाएगा तब हम लोग करेंगे, और फिर आप एक धार्मिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से उनके खिलाफ गया है ना जी। दोनों लोग गए थे यहाँ पर मायावती के गांव बादलपुर में, तो वहां पर दो अलग अलग कब्रिस्तान शमशान बने हुए थे, जाटवों के लिए अलग और सवर्णों के लिए अलग। तो मायावती जब सत्ता में आई तो उन्होंने जाटवों वाले शमशान को उसमें मार्बल लगवा दिया, ग्रेनाइट लगवा दिया, लेकिन वो व्यवस्था नहीं खत्म की जो डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा था। तो वहाँ के लोग भी इससे भी कहीं ना कहीं नाराज थे। और जो उनका घर बना हुआ था उसमें कई लोगों की गांव की जमीन गई, उनके आसपास की बहुत कम रेट पे ले ली गई। उस चीज़ को लेके अंदर अंदर नाराजगी थी। शुरुआत में वो कहते थे कि
बहन जी हैं, हमारे गांव का राम रोशन किया, लेकिन कुछ देर बाद जब बात करने पे बता देते थे कि मतलब अंदर अंदर नाराजगी है। कुछ और ये है कि बस बसपा वो सोशल इंजीनियरिंग के लिए वो वाला स्पेस नहीं था जो वो पहले 2007 में किया था, वो ब्राह्मणों को मिला के। इस बार वो स्पेस ही नहीं था। झक मारकर उन्होंने मुसलमानों और दलितों की सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की, जो शुरू में ही एक नाकाम मुश्किल प्रयास लग रहा था। तो उसका नतीजा बहुत अच्छा आने की उम्मीद मुझे तो कम से कम नहीं थी। लेकिन यह है कि दलितों के स्तर पर भी मुझे लगता है उनके वोट काफी इस बार टूटे हैं। मेरे दो सवाल हैं आप लोगों से। एक सवाल ये है, एक ऑब्जर्वेशन है बल्कि ये, कि भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसके लिए उनको मायावती को एक ग्रीटिंग कार्ड जरूर भेजना चाहिए, थैंक यू वाला। मायावती इतना सब कि इनका आर्थिक आधार टूट गया, नोटबंदी वगैरह वगैरह, 20% से ऊपर वोट लेके आई है बसपा। और हाँ, वो बीजेपी के लिए हेल्पफुल रहा। बिहार जैसे नतीजे यूपी में क्यों नहीं आए? बार बार कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि साहब बिहार में एग्जिट पोल गलत हुए हैं और यूपी में भी वैसा होगा, महागठबंधन चित्त कर देगा। बिहार में दो तरफा मुकाबला था, आमने सामने की लड़ाई थी, तब भी वहां बीजेपी 33-34% वोट लाई थी, पर ढेर हो गए, वोट परसेंटेज ठीक था। दिल्ली में भी यही हुआ, कांग्रेस ढेर हुई तो आम आदमी पार्टी स्वीप कर दिया, इनका दिल्ली में भी 33-34% वोट था। जैसे ही तिकोना मुकाबला आया, ये आगे निकल गए, शेर हो गए। एक चीज ये है, आप लोग क्या लगता है, सपा बसपा को साथ आना चाहिए? क्योंकि अब सर्वाइवल की लड़ाई लड़ेंगे ये लोग। आना चाहिए या आ सकते हैं, दो अलग चीजें हैं। दोनों के जवाब दीजिए। चाहिए कि बात तो एक राजनीतिक व्यक्ति कर सकता है कि वो तय करें कि लड़ना है उन्हें, नहीं। पर आ सकते हैं कि पूरी संभावना है आने वाले समय में। मुझे लगता है कि जब अस्तित्व की लड़ाई आ जाती है तो आदमी कुछ भी करता है। तो नीतीश साथ आ सकते हैं। तो बाद में, बल्कि आप देखें जो अखिलेश की तरफ से मीठी स्वर लहरियां बसपा के लिए निकली हैं, तो बसपा की तरफ से भी कोई सख्त संदेश, सख्त जवाब नहीं आया। उधर से भी मायावती ने ऐसा ही कहा कि वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2019 का चुनाव अभी आना है, तो इसकी संभावना हो सकती है कि भाजपा जो कि कंबाइंड अपोजिशन यूपी में, यूपी क्या सर, यूपी बिहार सारे लोग मिल के करेंगे। एक संभावना ये भी बताई जा रही है कि नीतीश कुमार शायद एनडीए में वापस आ जाएं, उनको लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी से सरकार चलाने में दिक्कतें आ रही है। वापस आने के बाद फिर उनकी वापसी होनी मुश्किल हो जाएगी। नीतीश और लालू अगर साथ रहेंगे तो दोनों का भविष्य अच्छा रहेगा, उज्जवल है। लेकिन नीतीश वहां चले जाएंगे तो तब भी उनका उज्जवल है, लेकिन ये है कि मान लीजिए, हाँ, तो वो थोड़ा सा ओवरशैडो भाजपा उनको करेगी। लालू के साथ आने के बाद जो एक नीतीश की गवर्नेंस वाली इमेज थी, नए बिग टिकट स्कीम्स वाली थी कि साइकिल या उस तरह की कोई चीज अभी सामने 2 साल में तो नहीं आई, 1.5 साल में, है ना। और दूसरी चीज की सर, अब भाजपा किसी की मर्जी पर नहीं है। अभी ये पूरा नेहरू के वक्त जो कांग्रेस की कंडीशन थी वो अभी हो गई है। मतलब भाजपा सिस्टम एक तरह से कहें तो लागू हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भी इतना जीत रहे हैं, कश्मीर तक में सरकार बना लिए। अब ये एग्रेसिवली तमिलनाडु पे निगाह बना रहे हैं अगले चुनाव के लिए, जो कि पिछले साल ही खत्म हुआ था। आप नॉर्थ ईस्ट का जिक्र कर रहे हैं, मणिपुर पर बीजेपी का बहुत जोर था, 54 सीटों के रुझान आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस ज्यादा सीटों पर, अभी एक बार स्क्रीन रिफ्रेश हो, कांग्रेस 22 सीटों पर आगे है 50 में, भाजपा 14 पर, लेफ्ट 1 पर। मणिपुर पर काफी दांव लगा हुआ था, ब्लॉकेट भी चल रहा है इकोनॉमिक वहां पर कांग्रेस सरकार बनती दिख रही। गोवा की बार बार बात हो रही थी, गोवा में कांग्रेस आगे नजर आ रही है। गोवा की 28 सीटों के रुझान है, जिसमें से 13 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन आगे है, 9 पर भाजपा। किसी को भी स्पष्ट बहुमत आता हुआ नहीं। गोवा के अलग मुद्दे हैं। गोवा में भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, वहाँ उन लोगों की अपनी लड़ाई है। और 2 जिले हैं, विधानसभाएं हैं, मुद्दे एकदम अलग हैं, हमारे जैसे नहीं, यूपी बिहार। इससे पहले कि हम लोग ये सेशन क्लोज करें, एक बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी का अपडेट बता दीजिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी आगे हैं या पीछे हैं? लक्ष्मीकांत वाजपेयी वो पीछे हो गए थे, हाँ वो पीछे हैं और ठीक ठाक वोट से पीछे हैं। और अब तो हार रहे हैं, हाँ, अब पीछे नहीं यहाँ है। का नतीजा भी आने वाला होगा। 19,000, चेतन चौहान पे भी आएंगे। 19,000 वोटों से लक्ष्मीकांत वाजपेयी चुनाव में पीछे हैं। अब उनकी जीत तो नहीं हो सकती, नीलकंठ तिवारी की तरह वो वापसी नहीं कर सकते हैं। भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2014 की जो यूपी की बड़ी जीत है, उस समय यानी कि केशव प्रसाद मौर्य से पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी ही प्रदेश अध्यक्ष थे,
चेतन चौहान का आप बता रहे थे। हाँ, मैं चेतन चौहान के बारे में बता रहा था। चेतन चौहान पीछे हो गए हैं और जावेद अब्बास समाजवादी मतलब बीच में आगे हो गए थे क्या? हाँ, आगे हो गए थे वो, और काफी आगे हो गए थे। 10,000 वोट से पीछे हैं। हाँ, पहले 5,000 के करीब आगे थे और अब एकदम से मतलब 55,000 वोट समाजवादी पार्टी के हो गए हैं और चेतन चौहान दूसरे। नौगवांव सादात सीट से पूर्व क्रिकेटर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे चेतन चौहान 10,000 वोटों के बड़े फासले से पीछे हैं। और मुझे नहीं लगता है, कितना वक्त हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, 12:34 हो रहा है, अब इस रुझान में कोई बड़ा फेरबदल होगा। कैराना से बीच में मृगांका सिंह अच्छी लीड लेकर आगे हो गई थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा वोटों से पीछे हैं और अब इसको 11,000। बीजेपी का जो दूसरा बड़ा विकेट गिरा है उसका नाम है मृगांका सिंह। कैराना, हुकुम सिंह वहां से सांसद, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे भाजपा की सरकार में। भतीजे अनिल सिंह का टिकट काटा, बेटी मृगांका को टिकट दिया, जिनका जमीनी राजनीति से कोई लेना देना नहीं, बाहर से पढ़ के आई हैं, पैराशूट प्रत्याशी जिसको हम बोलते हैं, और वो 11,000 वोटों के बड़े अंतर से, ये बीजेपी का दूसरा बड़ा विकेट है जो मोदी लहर में गिरा है। चचेरे भाई 14-15 हजार वोट पा रहे हैं। अनिल चौहान ये रहे 14,784 वोट अनिल रालोद से, और ये 11,000 वोटों से। हाँ चचेरे भाई हैं उनके। और पिछली बार जब हुकुम सिंह ने सीट खाली की थी तो यही लड़े थे उपचुनाव। ये चिल्लू पार में बहुत करीबी मुकाबला है, अभी 400-500 वोटों से आगे पीछे हैं। अच्छा, चिल्लू पार पे नजर रखनी होगी आगे, लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए दो बड़ी खबरें नेगेटिव, बाकी पॉजिटिव तो हम लगातार दिखाई रहे हैं। रूरल से लक्ष्मीकांत वाजपेयी चुनाव हार रहे हैं, अब तो बिल्कुल हार ही रहे हैं, स्पष्ट है ना। मृगांका भी चुनाव हार रहे हैं। गोरखपुर रूरल से भी ये करीब 4-5 हजार वोट की लीड है विजय बहादुर यादव को, और विपिन बीजेपी समाजवादी पार्टी के नेता विजय बहादुर यादव जो 2012 का चुनाव कमल के निशान पर यानी कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते थे, योगी आदित्यनाथ को उनकी राजनीति रास नहीं आई, दोनों में खटास बढ़ी और उसके बाद विजय बहादुर यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चले गए। यहां पर योगी आदित्यनाथ ने अपने चेले विपिन सिंह को टिकट दिया, निषाद पार्टी ने भी यहां से जोरदारी से चुनाव लड़ा। ये महत्वपूर्ण है गोरखपुर ग्रामीण के नतीजों को समझने के लिए, क्योंकि बाकी जगहों पर जहां निषाद पार्टी अच्छा चुनाव नहीं लड़ी, निषाद वोट एक तरफा भाजपा के पक्ष में गया। यहां पर निषाद पार्टी कैंडिडेट को कितने वोट मिल रहे हैं अभी? पार्टी को वोट ज्यादा मिलते नहीं दिख रहे हैं जितना वहां लग रहा था। अच्छा, जितना लग रहा था वो नहीं है, वो 4,000 के लगभग। हाँ, लेकिन ये 4,000 आप यहाँ देखिए ना, यहाँ पे भी 4,000 का मार्जिन, 4 मार्जिन लगभग उतना ही है। तो यहाँ पे अभी टेस्टिंग हो सकता है, यहाँ नतीजा बदले। ये हरदोई का है, करीब 3-4 हजार वोट का यहाँ पर भी अंतर है। नितिन अग्रवाल, नरेश अग्रवाल के बेटे, अखिलेश यादव की सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे, पिता की तरह हरदोई शहर के लिए कई प्रोजेक्ट लेकर आए। राजा बख्श सिंह ने उनको कड़ी चुनौती पेश की, बसपा से भाजपा में राजा बख्श सिंह फिलहाल 3,000 वोटों से नितिन अग्रवाल से पीछे चल रहे हैं। नितिन अग्रवाल को एक मदद इस बात की भी मिली, बसपा का कैंडिडेट, देखिए जहां जहां पर बसपा का कैंडिडेट बिल्कुल ढेर हो गया, वहां पर भाजपा को मुश्किल आ रही है कहीं कहीं पे, लेकिन जहां पर भी बसपा का या सपा कैंडिडेट थोड़ा भी ठीक लगा, वहां भाजपा को क्लियर एज है। और ये गोरखपुर रूरल मटेरा में थाना भवन में सुरेश कुमार, एक टाइम में 1 वोट का अंतर था इन दोनों। सुरेश राणा, हाँ, लेकिन अभी ये एकदम 13,000 का मार्जिन, लगभग ये जीत ही गए हैं। बागपत में धामा और हमीद अहमद के बीच भी बहुत 100-200 वोट का अंतर चल रहा था, लेकिन अब ये भी बागपत जाटलैंड का वेटिकन सिटी, बागपत जाटों की राजनीति से शुरुआत करने वाले और फिर अजगर का फॉर्मूला देकर पिछड़ों को एक साथ लाने वाले चौधरी चरण सिंह का नाभ स्थल, उनका केंद्र, जहां पर किस तरह के मुद्दे थे? मुद्दे ये थे कि बताइए साहब, जिस बंगले में हमेशा चौधरी साहब रहे, चौधरी अजीत सिंह छोटे चौधरी को वहीं से हटा दिया गया है। रालोद, उनकी पार्टी का चुनाव निशान हैंडपंप, हत्ता उखड़ गया है। अमित जी, कहा जा रहा था कि हंग असेंबली होगी, रालोद के जो 10-15 लोग आएंगे वो किंग मेकर की भूमिका में होंगे, पर मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने हैंडपंप उखाड़ दिया है, पानी नहीं है। जयंत चौधरी, हम लोग आगरा में शो कर रहे थे, जयंत चौधरी को सपोर्टर अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी जो मथुरा से पिछली बार लोकसभा के सांसद थे, इस बार हेमा मालिनी ने उन्हें हराया था, उनके सपोर्टर आए और बोले यहाँ पे मोदी का कटआउट है, राहुल का, अखिलेश का, मायावती का, जयंत चौधरी कटआउट क्यों नहीं है? ऐसे जोरदार समर्थक थे, लेकिन वो जोश फील्ड में नजर नहीं आया। मटेरा से आशीष शाह भी अच्छी खासी लीड लेकर हैं, 6,000 के बेटे
लोग कह रहे थे कि उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है अब जीत। मतलब ये समाजवादी पार्टी के उन चुनिंदा मंत्रियों में से हैं जो अपनी सीट बचा ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल। यासिर शाह, नितिन अग्रवाल, है ना। और पत्थरदेवा दिखा दीजिए, एक और प्रदेश अध्यक्ष। पत्थरदेवा में भी लगभग 22,000 सूर्य प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी के एक और प्रदेश अध्यक्ष 22,000 वोटों के फर्क से शाकिर अली से आगे चल रहे हैं। जरा रामपुर कारखाना भी देखिए, इसके बगल की सीट। ये कि 85 को छोड़ के ये जब जब जीते हैं हाँ, तब ये दिलचस्प है। जब जब सूर्य प्रताप शाही चुनाव जीते हैं, हमने ये हेडिंग भी लगाई थी बीजेपी की, हाँ विशाल को, बीजेपी की सरकार बनी एक 85 को छोड़ के, ये 91 जीते बीजेपी की सरकार, 89 हारे, 91 जीते बीजेपी की सरकार बनी, 93 हारे, 96 जीते बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद से ये लगातार 3 चुनाव हारे और 3 बार से बीजेपी बाहर है। अब ये 22,000 वोटों से जीते हैं, मतलब बीजेपी की सरकार बन रही, वैसे ही बन रही है, पर ये है। ये रामपुर कारखाना का है। गजाला लारी हार रही हैं। गुड्डू शाही जिनका हम जिक्र कर रहे थे, जो फ्री में एम्बुलेंस चलवा रहे हैं 10 साल वो से, भी और पीछे हैं, लेकिन वो खूब चुनाव लड़े। अच्छा खासा वोट उन्होंने बटोरा है। लेकिन बीजेपी के कमलेश शुक्ला को यहाँ पर ठीक ठाक मेजोरिटी। आप लोग को हम लोगों ने एक वीडियो दिखाया था, एक बबुना नाम का लड़का, 10-12 साल का लड़का, जो शोला शबनम, यही है ना, शोला शबनम, 16 शबनम, मैं हमेशा 16 बोलता हूँ उसको जानबूझ के। खेसारी लाल यादव उसके लीड रोल में थे, उसका पोस्टर चिपका रहा था, हम लोगों ने बातचीत भी की थी, आपको दिखाई थी। और तब मोटरसाइकिल पर बैठकर यही कमलेश शुक्ला वहां से निकले थे, इनकी मोटरसाइकिल रैली निकल रही थी। चुनाव प्रचार का लगभग आखिरी दिन था उस टाइम, पत्थरदेवा में, वो भी नेपाल बॉर्डर से, बिहार बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, देवरिया जिले का। और कोई सीट जो आप बताना चाहेंगे? नीलकंठ तिवारी का मार्जिन 12,000 का हो गया है। शहर दक्षिणी, बनारस दक्षिणी की सीट, प्रतिष्ठा की लड़ाई, नरेंद्र मोदी की भी प्रतिष्ठा पर बन आई थी, ऐसा विपक्षी लोगों का और आलोचकों का कहना था कि यहाँ पर श्यामदेव राय चौधरी का टिकट काट दिया गया। 1989 से जो भाजपा के टिकट पर लगातार चुनाव जीत रहे हैं, बंगाली टोला से आया एक मृदु स्वभाव का नेता, और उनकी नाराजगी की खबरें बार बार आई थी, नीलकंठ तिवारी को टिकट दिया गया। शुरुआत में नीलकंठ तिवारी पूर्व सांसद कांग्रेस के नेता राजेश मिश्रा से पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वो आगे हैं। इसका मतलब ये है, कुलदीप जी, अमित जी, बनारस की 8 सीटों पर भाजपा या उसके समर्थक दल है, क्लीन स्वीप है। जरा ये देखना दिलचस्प होगा, जिलावार बनाइएगा लिस्ट, किन किन जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, क्योंकि पिछली बार सपा के लिए ऐसा काफी हुआ था कि अवध में कई जिलों में क्लीन स्वीप हुआ था। और कोई बड़े नेता या मंत्री जो चुनाव हार रहे हो? बबीना पे देखिए जरा क्या हाल है चंद्रपाल यादव के लड़के का। बबीना, अमरमणि तो पहले ही 20,000 से आगे। बबीना पर बहुत अच्छी खासी लीड है राजीव सिंह को। राजीव सिंह परीक्षा भारतीय जनता पार्टी के 12,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के यशपाल सिंह यादव से आगे चल रहे हैं। यशपाल सिंह यादव, जिनके पिता चंद्रपाल यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, बुंदेलखंड में सबसे बड़े नेता और कृभको के चेयरमैन, राज्यसभा के सांसद, पहली बार बेटे को चुनाव लड़वाया, बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। एक बार झांसी की लोकसभा सीट से चंद्रपाल यादव लोकसभा के भी सदस्य रहे, कई बार विधायक रहे हैं। देखने लायक है कि प्रमुख 3 पार्टियों को छोड़ के आमतौर पर ज्यादातर सीटों पर नोटा का वोट उसके बाद सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, छोटे कैंडिडेट्स के मुकाबले। एक और गौर करने वाली चीज, पहला कंफर्मेशन जो हमने आपको फील्ड से भी दिया ही था, लेकिन पत्रकारिता की मर्यादा होती है, हम आपको ये तो बता सकते हैं किसके पक्ष में हवा, लेकिन ये तो कभी भी नहीं कहना चाहिए कि जीत ही रहे हैं। नौतनवा सीट, महाराजगंज जिले की नौतनवा सीट, नेपाल बॉर्डर से लगी हुई, यहां से उत्तर प्रदेश के जो गिने चुने निर्दलीय होंगे, या शायद एक ही हो कहो, उनमें से एक अमरमणि त्रिपाठी के बेटे सारा सिंह अपनी पत्नी की हत्या के इल्जाम में जो जेल गए थे, अभी जमानत पर बाहर हैं, मामला सीबीआई को सौंपा गया है, वो बड़े अंतर से चुनाव जीत गए हैं। उनके लिए भोजपुरी के स्टार खेसारी लाल और निरहुआ प्रचार करने आए थे, और प्रचार की कमान उनकी 2 बहनें, लंदन में पढ़ी हुई तनुश्री और दिल्ली में पढ़ी हुई अलंकृता ने चुनाव प्रचार संभाला था। अमरमणि त्रिपाठी पहले निर्दलीय कैंडिडेट हैं जो मोदी की लहर में सपा बसपा की लड़ाई में चुनाव जीत गए हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी के कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह दूसरे नंबर पर रहे हैं, या भाजपा के समीर त्रिपाठी आ गए हैं दूसरे नंबर पर? मुन्ना है। जरा एक सीट और बताइए, सीतापुर सदर की सीट, राधेश्याम जायसवाल 1996 से सपा के टिकट पर लगातार चुनाव लड़ रहे थे,
जब मैं मिलने गया 4 दिन पहले तो पालती मार के बैठे हुए राकेश राठौर 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी। राकेश राठौर पिछली बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। यही वो जगह थी जहां पर अमित शाह रैली करने गए थे, परिवर्तन रैली उसका नाम था। रैली में कम भीड़ थी, अमित शाह ने मंच से ही कह दिया था इसी दम पर आप परिवर्तन करेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया और सीटों पर, वैसे ही यहां पर भी भाजपा का चुनाव उठ गया। सीतापुर का इसलिए भी दिलचस्प मामला, इसी की एक सीट से वो रामपाल यादव विधायक थे जिनके बिल्डिंगों पर अखिलेश यादव ने बुलडोजर चलवाया था, क्योंकि वो शिवपाल यादव करीबी थे, उन्होंने अखिलेश के लिए कोई हल्की बात कह दी थी। एक बुलडोजर तो हम लोग खुद देख के आए थे। रजत, आपको ध्यान है, सुहेल देव पासी वहां के बड़े नायक, मितक पुरुष, किंवदंती पुरुष, इतिहास पुरुष, उनका पार्क है, उसके ठीक बगल में रामपाल यादव ने रेलवे स्टेशन के पैरेलल बड़ा सा होटल बनवाया था और उसके भग्नावशेष बाकी थे, जिसकी रजत को मैंने कहा था खूब ऊपर से तस्वीरें लीजिए, जमींदोज कर दिया था। अखिलेश यादव ने वहां पे डीएम थे अमृत कोई करके, और उनको आदेश दिया कि ऐसे मजा नहीं आ रहा, ठीक से बड़ी वाली मशीनें बनाइए, भरभरा के पूरा स्ट्रक्चर नीचे गिरना चाहिए। रामपाल यादव को सपा का टिकट नहीं मिला। झीना बाबू जो गोवा में पकड़े गए थे रंग रैलियां मनाते हुए, वो चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने अपनी सीट पे रामपाल यादव, जरा सीतापुर जिले की सीटें निकालिए, देखें और क्या हाल है। सीतापुर सदर की सीट पर राकेश राठौर जो पहले बसपा में थे, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सीतापुर सदर का दिलचस्प इतिहास है। 1977 से 1993 तक किसी भी लहर में कोई भी आया हो, राजेंद्र गुप्ता पहले जनता पार्टी और फिर भाजपा के टिकट पर यहां से लगातार चुनाव जीते, और 1996 से 2012 तक उन्हीं राजेंद्र गुप्ता के कभी चेले रहे, उन्हीं के द्वारा सियासत में लाए गए राधे श्याम जायसवाल लगातार चुनाव जीते। कहा जा रहा था कि इस बार सपा कांग्रेस का गठबंधन है, कोई अंसारी प्रत्याशी नहीं है, इसलिए राधे श्याम जायसवाल की राह आसान होगी। मोदी लहर में उनके अरमा भी ध्वस्त हो गए और राकेश राठौर यहां पर कंफर्टेबल लीड पर आगे दिख रहे हैं। इसके अलावा एक सीट जिस पर मैं दिलचस्पी रखता हूं वो है कल्याणपुर की सीट। जरा देखिए कानपुर की कल्याणपुर सीट, ये रहा, बहुत बड़ा अंतर है नीलिमा कटियार और सतीश कुमार निगम में, ये करीब 19,000 वोट का अंतर है। नहीं वो अब मैं आप लोगों को, इसीलिए भी आप लोग नए हैं ना, आप लोगों को थोड़ा जमीन भांपना सीखना होगा। कल्याणपुर की सीट 1991 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की नेता, कानपुर के अंचल में कुर्मियों की अच्छी खासी बिरादरी है, उसकी बड़ी नेता कल्याण सिंह की करीबी प्रेमलता कटियार चुनाव जीतती आ रही थी। ऐसा हुआ साल 2012 तक, जब भाजपा की सरकार बनी। प्रेमलता कटियार कानपुर की इकलौती विधायक हुआ करती थी जो मंत्री बनती थी। ना बालचंद मिश्रा बनते थे, ना सत्यदेव पचौरी बनते थे, ना सतीश महाना बनते थे, ना राकेश सोनकर बनते थे, प्रेमलता कटियार बनती थी। 2012 का चुनाव प्रेमलता कटियार 2-2,500 वोट से सपा के सतीश निगम से हार गई। सतीश निगम भी कई बार चुनाव लड़ रहे थे। उनकी हार में एक अहम रोल बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े निर्मल तिवारी का भी था, जो ठीक ठाक वोट पाए थे। लेकिन इस बार प्रेमलता कटियार की बेटी नीलिमा कटियार 19,000 वोटों के बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक सतीश निगम से आगे चल रही हैं। जी, और कोई सीट बची है? जरा बरौली देखिए, दलवीर सिंह की सीट, कितना मार्जिन है इस बार। दलवीर सिंह राष्ट्रीय लोकदल के विधायक मंडल दल के नेता थे, चुनाव के पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। बरौली ये दलवीर सिंह काफी वोटों से आगे, 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ठाकुर जयवीर सिंह बसपा की सरकार में मंत्री रहे थे, उसके बाद इनका बेटा 2014 में लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था और बुरी तरह पीछे हैं, है ना? हाँ ये लगभग क्लियर ही है अब इसमें। तो मेरे ख्याल से 2 ही 3 सीटें हैं जिन पर हमें नजर रखनी होगी। एक हरदोई की सीट है जिस पे हमें नजर रखनी होगी, और एक मेरठ की सीट है लक्ष्मीकांत वाजपेयी की। नहीं, वो तो बहुत पीछे हो गए, उस पर नजर नहीं रखनी है। एक हरदोई है थोड़ा सा जहां कांटे का मुकाबला है, पर मेरे ख्याल से जरा एक बार हरदोई फिर से चेक करिए कितना अपडेट आया है। 3 अभी वो अपडेट नहीं आया है, इसका मतलब वो पिछले ही अपडेट है। हरदोई के अलावा एक दुद्धी की सीट है 403 नंबर की, जहां पर अभी करीबी मुकाबला चल रहा है। गोरखपुर रूरल में चल रहा है। नहीं, रामपुर खास में गजल लारी पीछे हो गई 3-4 हजार वोट। रामपुर खास, हाँ रामपुर खास भी देख लीजिए।
बहुत अंतर। नहीं, मोना मिश्रा अब 6000 वोटों से नागेश प्रताप सिंह उर्फ छोटे सरकार से आगे हो गई है, और अगर अब 6000 का अंतर है तो ये ठीक ठाक अंतर होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये 50,000 के ऊपर वोटों की। पेशानी माथे पे बल ले आए है ना। आदित्य सिंह का मार्जिन देखिए कितना है रायबरेली की सीट पे, रायबरेली सदर। रायबरेली RAI करिए। ये अरे तो बाप एकदम रे। ही एक सेकंड, 20, 40, 41, 41 और 3, 44,000 वोट। मतलब मोदी लहर 403 में 308 सीटें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को, और ऐसे में 44,000 वोटों के अंतर से कांग्रेस के सिंबल पर एक लड़की चुनाव जीत रही है। इसमें राहुल गांधी की महानता नहीं है, अखिलेश यादव की भी नहीं है। रायबरेली, हाँ अखिलेश यादव की नहीं, अखिलेश सिंह की है। रायबरेली सदर से सोनिया गांधी के विरोध के बावजूद, कभी निर्दलीय कभी पीस पार्टी से, और इस बार प्रियंका गांधी के कहने पर उनको वो थोड़ा सा उनका नाराजगी कम हुई और वो वापस कांग्रेस में आ गए। और बेटी अदिति सिंह को, अखिलेश सिंह को कैंसर है। 2 नेता हमें मिले इस बार जिनको हमें पता चला कि जो चुनाव में है या उनका कोई और, जिनको कैंसर है। एक अखिलेश सिंह जिनकी बेटी कैंसर है, और दूसरा मुन्ना सिंह नौतनवा पे, जहां अमन मणि चुनाव जीत गए हैं। मुन्ना सिंह के तो पैम्फलेट में भी लिखा था, हमारी बाद में नजर गई कि कैंसर होने के बावजूद मैं लोगों के बीच सक्रिय रहा। तो अब करीबी मुकाबला कहां नजर आ रहा है, दुद्धी और हरदोई? करीबी तो अभी बताता हूँ। जहाँ बड़ा अंतर है वो एक साहिबाबाद की सीट है। साहिबाबाद पर 1,65,000 भाजपा के सुनील शर्मा को मिला है, और अमरपाल शर्मा कांग्रेस को 79,000 मिला है। मतलब ये 86,000 वोटों की, ये मेरे ख्याल सबसे बड़ा होगा। एक बार जरा जसवंत नगर देख लीजिए, सबसे बड़ा ये दिख रहा है अभी तक, सबसे तो बड़ा इस ये दिख पे एक अलग से कॉपी बना लीजिए। 86,000 वोटों पे कुलदीप जी किसी को कॉपी कमीशन कर दीजिए। 86,000 वोटों पे जसवंत नगर देख लीजिए जरा। जसवंत नगर, जसवंत नगर ये रहा। काफी अंतर से आगे हैं शिवपाल सिंह यादव, अरे ये काफी नहीं है, पिछली बार 83,000 वोटों से जीते थे। जीत के लिहाज से। 15,000 वोटों से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का लखनऊ में रेलेवेंस बना रहेगा। करीबी अच्छी फाइट दी मनीष पत्रे ने पिछली बार बसपा के टिकट पर लड़े थे, इस बार भाजपा के टिकट पर लड़े। 15,000 वोटों से अभी पीछे हैं। अभी इसमें और टैली में थोड़ा सा फर्क होगा। जसवंत नगर से पिछली बार ये 83,000 वोटों से जीते थे, और इस बार शिवपाल यादव गांव गए थे। कई जगह इनको काले झंडे भी दिखाए गए थे, पत्थर भी फेंके गए थे, ऐसा हुआ था। जी कुलदीप जी, आपको इस सीट बता रहे थे, पंकज सिंह की सीट पे भी 61,000 का फासला है, ऐसा बता रहे थे। 67,000 का फासला है। फासला जीत का है, हार का है। सिर्फ एक जगह फासला नहीं है, वो है thelalantop.com, उसका फेसबुक लाइव और इसके व्यूअर्स। कभी गरियाते, कभी पुचकारते, कभी दुलारते, कभी धौल जमाते व्यूअर्स। ये फासला होगा भी नहीं। छोटा सा ब्रेक, वापस लौटते हैं। बने रहिए लगातार thelalantop.com के इस फेसबुक टीवी के साथ। शुक्रिया।